Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name, My Struggle for Education. Have you ever struggled for anything? एजुकेशन के लिए तो अभी तक आप लोगों ने ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं किया होगा, क्योंकि जो यूजुअली हम लोगों के पेरेंट्स होते हैं वो हमें हर तरह का कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं एक एजुकेशन को लेने के लिए, है ना। हमें हर तरह की नोटबुक्स, पेंसिल्स, इरेजर्स, पेन्स, जो कुछ भी जितना भी स्टेशनरी का सामान होता है, जो भी हमारी बुक्स होती हैं, अगर हमें स्कूल के अलावा भी अगर किसी ऐसे की ज़रूरत पड़े जो हमें पढ़ाई में या हमारी स्टडीज़ में हेल्प करे, तो उसके लिए आपको कोचिंग, ट्यूशन्स वगैरह भी जाने को मिल जाता है। तो आप लोगों ने कभी एजुकेशन के लिए तो ऐसी कोई स्ट्रगल नहीं की होगी, ऑब्वियसली बात है, मगर कभी भी आपने किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल की है? कभी कोई अगर आपको कोई नया टॉय चाहिए या नया क्लोथ चाहिए, तो उसके लिए आपने क्या स्ट्रगल किए? कभी सोच के देखा है कि स्ट्रगल क्या होती है? ऐसे ही हम यहाँ पर एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें एक बच्चे ने किस तरह से अपनी एजुकेशन के लिए स्ट्रगल किया, उसको पढ़ना था, उसके लिए उसने कैसे सफ़र किया, कैसे उसने अपनी फाइनली जो एजुकेशन की स्ट्रगल थी वो कैसे ख़त्म हुई, ये सब कुछ हम इसके अंदर जानेंगे। तो ध्यान से सुनिए। उससे पहले एक वार्म अप एक्सरसाइज है जो हम कर लेते हैं। लेट्स वार्म अप। बिलो आर गिवन द नेम्स ऑफ सम फेमस पर्सन्स। राइट देयर एजुकेशन बिफोर द नेम्स। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं फेमस पर्सन के, उनसे पहले उनके नाम के बाद आपको उनके जो उनकी एजुकेशन है उसके बारे में आपको लिखना है। महात्मा गांधी कितने एजुकेटेड थे, क्या एजुकेशन थी उनकी। सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन और महेश भूपति। ठीक है, चलिए, ये कुछ ऐसे फेमस कैरेक्टर जिनको आप ज़रूर जानते होंगे, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा। सो आपको इनके एजुकेशन के बारे में भी इजीली गूगल करने पे मिल जाएगा। उससे के बाद हम आते हैं अपनी स्टोरी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। One day, while at working in a coal mine, I happened to overhear two miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. This was the first time that I had ever heard anything about any kind of a school or college that was more pretentious than the little colored school in our town. As they went on describing the school, it sounds like a great place, and not even heaven present more attraction for me at the time than did the Hampton Normal and Agriculture Institute in Virginia, about which these men were talking. So यहाँ तक स्टोरी क्या बताती है कि एक दिन जब वो कोल माइन में काम कर रहा था, तो उसने अचानक से दो माइनर्स, मतलब जो दो खुदाई करने वाले थे, उनकी बातें सुनी। उनकी बातों में एक बहुत अच्छे स्कूल की बात की जा रही थी जो कलर्ड पीपल के लिए था, ठीक है, कहीं वर्जीनिया में। उसने पहली बार किसी के मुंह से एक तो ये स्कूल की बात सुनी थी कि किसी तरह के स्कूल्स होते हैं या इस तरह की कॉलेज या इंस्टीट्यूशन के बारे में, और वो भी कलर्ड पीपल के लिए। पहले, अभी की नहीं, ये बहुत सालों पहले की बात है, जब लोग जो थे वो सिर्फ ये मानते थे कि जो कलर्ड पीपल हैं, जो डार्क कलर के लोग हैं, उनको कोई भी सुविधाएं नहीं प्रोवाइड की जाती थी। वो सिर्फ काम करते थे, स्लेव्स की तरह ज़िंदगी जीते थे। तो हमारे ऊपर जब यहाँ इंडिया में भी जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का जब एक शासन शुरू हुआ, तो हमारे साथ भी इसी तरह की चीज़ें होती थी। तो ये हमारी कंट्री की बात नहीं है, किसी और कंट्री की बात हो रही है, और वहाँ की ये बात है कि कोल माइन में वो बच्चा और उसके घर वाले सब काम कर रहे थे, तब उसने इस तरह की कहानी सुनी। उसने कहा कि वो जिस तरह से डिस्क्राइब कर रहे थे वो ऐसा लग रहा था कि कितनी अच्छी जगह है, और उस टाइम पे मेरे लिए हेवन, मतलब स्वर्ग जैसी, जो एक स्वर्ग की इमेजिनेशन जो की जाती है, वो यही जगह थी। उसने मुझे इतना अट्रैक्ट कर लिया था अपनी तरह। क्या था वो? हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया। हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो था वर्जीनिया में, उसकी बात चल रही थी, जो वो दोनों आदमी मिलकर आपस में बात कर रहे थे। I resolved at once to go to that school, although I had no idea where it was or how many miles away, or how I was going to reach it. I remember only that I was on fire constantly with one ambition, and that was to go to Hampton. This thought was with me day and night. So इसने जिसकी भी हम अभी स्टोरी पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई नाम मेंशन नहीं किया गया है, तो ये जो बच्चा था या जो पर्सन थे जो ये स्टोरी बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि अभी तक जो कुछ भी मैंने इस स्कूल के बारे में सुना, ये सारी चीज़ें मुझे बस एक ही चीज़ पे फोकस कराती थी कि मुझे इस स्कूल में किसी ना किसी तरह जाना है। ये कहाँ है, कितने दूर है, कैसे जाऊँगा, ये सब मुझे नहीं पता था, मगर इस चीज़ ने मेरे अंदर एक आग जो थी वो जला के रखी थी।
कॉन्स्टेंटली मेरे अंदर एक ही एम्बिशन था, लगातार, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार मेरे अंदर एक ही एम्बिशन था, एक ही एम था मेरी लाइफ का, क्या कि वो मुझे उस स्कूल को जाके ज्वाइन करना है। कैसे, कब, कहाँ, वो पता नहीं था, बट डे एंड नाइट मेरे दिमाग में बस यही थॉट रहता था। Finally, in the fall of 1872, the great day came and I started for Hampton. So finally, 1872 में वो दिन आ गया जब मैं हैम्पटन के लिए गया. I had only a small cheap satchel that contained a few articles of clothing I could get. तो मेरे पास एक छोटा सा बैग था, या छोटा सा खराब सा बैग था, जिसमें आप ये कह सकते हो कि बस मेरे पास रखने के लिए कुछ कपड़े थे, कुछ कपड़े जो मैंने अपने उसमें रखे हुए थे, कुछ आर्टिकल्स और कुछ कपड़े उसमें रखे हुए थे. I could get. My mother at that time was rather weak or broken in health. मेरी मम्मी जो थी उस टाइम पे बहुत बीमार थी, या आप कह सकते हो बहुत कमज़ोर थी, या कह सकते हो कि बहुत बीमार थी. उनका हेल्थ जो था वो बहुत ख़राब हो चुका था. I hardly expect to see her again. मुझे बहुत ही कम उम्मीद थी कि मैं उन्हें दोबारा देख पाऊँगा. And thus our parting was all the more sad. और उसके बाद हमारा जो ये अलग होना था, जैसे मैं वहाँ चला गया और मेरी मम्मी इधर रह गई, ये उनके लिए और दुख भरा था. She, however, was very brave through it all. मगर वो किसी तरह इन सब चीज़ों से बहुत ब्रेव रही, मतलब अब झेलती रही, सुनती रही, मगर उन्होंने किसी तरह का रिएक्शन नहीं दिया. यूजुअली क्या होती है, अगर वो बीमार थी तो शायद उनके बेटे के दूर जाने की वजह से वो और ज़्यादा बीमार हो जाती, बट उन्होंने किसी तरह ये सब चीज़ें झेल ली. द डिस्टेंस फ्रॉम मेल्डन टू हैम्पटन इज़ अबाउट 500 माइल्स. तो ये जहाँ रहता था उस जगह का नाम था मेल्डन, और जहाँ इसे जाना था वो जगह का नाम था हैम्पटन. सो हैम्पटन जो था वो इसके घर से करीबन 5 मील्स दूर था. बाय वॉकिंग, बैगिंग राइड्स बोथ इन वैगन्स एंड इन द कार, इन सम वे आफ्टर नंबर ऑफ डेज आई रीच द सिटी ऑफ रिचमंड वर्जीनिया अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन. किसी तरह लोगों चल कर, कभी लोगों से राइड के लिए भी मांगना या लिफ्ट मांगना कह सकते हैं आप, वैगन्स में या फिर कार्स में, करते कराते मैं किसी तरह बहुत दिनों के बाद फाइनली एक सिटी पहुंचा. वर्जीनिया की एक सिटी थी रिचमंड, वहाँ पर, और ये करीबन अभी भी हैम्पटन से 82 माइल्स अवे थी. व्हेन आई रीच रिचमंड आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी. आई हैड नॉट अ सिंगल acquaintance in the place, and being unused to city ways, I did not know where to go. I applied at several places for lodging, but they all wanted money, and that was what I did not have. So इन्होंने बोला कि मैं किसी तरह थकते हारते गंदा सा होकर वहाँ पहुँचा, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से चल रहे थे, कहीं रुकने की जगह नहीं थी, कहीं खाने पीने की जगह नहीं थी, बस उन्हें अपनी जो उनका डेस्टिनेशन था वहाँ पहुँचना था, उस डिस्टेंस को कवर करना था. तो वो किसी तरह भी वहाँ लेट नाइट पहुँचे. लेट नाइट पहुँच तो गए, मगर क्या हुआ कि इतनी बड़ी सिटी में वो पहले कभी नहीं पहुँचे थे, और जब वो वहाँ पहुँचे तो उनके पास एक भी पैसा नहीं था, एक भी रुपए नहीं थे कि वो किसी तरह अपने आप को कहीं कुछ खिला, मतलब कुछ खा लें या कहीं रुक जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं था उनके पास. तो उन्होंने क्या किया कि वो सिटी वेज से भी मतलब ऐसा होता है ना, जो गांव में रहते हैं लोग, उनको बस अपने एरिया का पता होता है. सिटीज़ में हर रोड, हर लेन अलग अलग जगह पे जाती है, तो उन्हें उस सिटी वेजेस के बारे में भी नहीं पता था कि कहाँ जाएगी, कैसे जाना है. सो ये सब चीज़ें ना जानते उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे जगह पर गए और उन्होंने लॉजिंग, मतलब रुकने के लिए लोगों से कहा कि मैं आपके यहाँ रुक सकता हूँ या आपके जगह पे रुक सकता हूँ, आपके यहाँ कोई जगह खाली है जहाँ मुझे ठहराया जा सकता है. बट सब कहते थे कि उन्हें पैसा चाहिए, और पैसा जो उनके पास था नहीं. Knowing nothing else better to do, I walked the street. Knowing nothing else better to do, उनको कुछ नहीं दिखा जब करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, स्ट्रीट पे वॉक करना शुरू किया. आई मस्ट हैव वॉक द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट, और उन्होंने मिडनाइट तक जो स्ट्रीट थी उस पर चलते रहे इधर से उधर. एट लास्ट आई बिकेम सो एग्जॉस्टेड दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर. अंत में वो इतना थक गए कि उनसे चला भी नहीं जा रहा था. आई वॉज टायर्ड, आई वॉज हंग्री, I was everything but discouraged. Just about the time when I reached extreme physical exhaustion, I came upon a portion of a street where the board sidewalk was considerably elevated. I waited for a few minutes till I was sure that no passerby could see me, and then crept under the sidewalk and lay for the night upon the ground.
with my satchel of clothes for a pillow. Nearly all night I could hear the tramp of feet over my head. The next morning I found myself somewhat refreshed, but I was extremely hungry because it had been a long time since I had sufficient food. सो क्या हुआ कि अब क्या होता है, गरीबों का होता है ना कि वो ढूंढते हैं, कोई जगह नहीं मिली, कहीं किसी ने नहीं सहारा दिया, तो वो क्या करते हैं, फुटपाथ, रोड साइडवेज जो होते हैं उनमें, या कहीं पर ऐसी जगह हो जहाँ पर अंडर पासेज हों, कहीं पर ऐसी जगह जहाँ पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, वहाँ जाके सो जाते हैं. वैसे इन्होंने भी किया कि जब वो एग्जॉस्ट हो गए थे, मतलब पूरी तरह से थक गए थे, उनके पास, वो भूखे थे, वो थके हुए थे, मगर सिर्फ एक ही चीज़ नहीं थी, वो क्या था, डिस्करेज नहीं हुए थे. ये नहीं थी कि ये सारी परेशानियां उनको उनकी जगह पर पहुंचने से रोक पाए. जब वो फिजिकली पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके थे, तब वो उन्होंने क्या किया, एक पोर्शन था स्ट्रीट पे जहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ बोर्ड है, साइड वॉक बोर्ड है, और उन्होंने देखा कि वहाँ पर लोगों का आना जाना भी उतना नहीं है. तो उन्होंने कुछ मिनट वहाँ देखा कि कोई आ रहा है या जा रहा है तो नहीं है, और फिर वो वहाँ पर नीचे गए और वहाँ साइड वॉक के अंडर द साइड वॉक वो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर रात गुजारी. अपने जो बैग था उसको उन्होंने तकिए की तरह इस्तेमाल किया और रात भर वहीं पर लेटे रहे, और सारी रात उन्हें सुनाई देता रहा कि उनके सर पे से लोगों के आने और जाने की आवाज़ें. जब अगली मॉर्निंग वो सुबह जगे तो वो बहुत रिफ़्रेश थे, मगर वो बहुत भूखे भी थे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से कुछ भी अच्छा और सफिशिएंट नहीं खाया था. अच्छी बात है, उन्हें सफिशिएंट भी नहीं मिला था. एज सुन as it became light enough for me to see my surrounding, I noticed that I was near a large ship. So उन्होंने जैसे देखा, जब उनको दिखा कि लाइट जो है वो थोड़ी बढ़ गई है, आसपास का सराउंडिंग अब वो नोटिस कर सकते थे, तो उन्होंने देखा कि वो एक बहुत बड़ी लार्ज शिप के पास है. एंड दैट दिस सीम टू बी अनलोडिंग अ कार्गो ऑफ पिग आयरन. I went at once to the vessel and asked the captain to permit me to help unload the vessel in order to get money for food. The captain, a white man who seemed to be kind-hearted, consented. I worked along enough to earn money for my breakfast, and it seems to me, as I remember it now, to have been about the breakfast that I have ever eaten. सो उन्होंने देखा कि वो एक बहुत बड़ी कार्गो शिप के पास है, जहाँ से कार्गो ऑफ पिग आयरन. तो यहाँ पर क्या, बेसिकली वेसल्स होते हैं, बड़े 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 कंटेनर्स, या आप कह सकते हो ऐसी चीज़ें. तो उन्होंने वहाँ पर देखा और देखा कि वो चीज़ें जो हैं वो वहाँ से नीचे उतर रही हैं. तो उन्होंने कैप्टन से बोला, जो वाइट मैन थे, उनसे बोला कि मुझे क्या मैं आपके यहाँ काम कर सकता हूँ, आप मुझे मैं आपके लिए ये उतार दूँ ताकि मेरे को खाने के लिए कुछ पैसे मिल सकें. तो ब्रेकफास्ट वो चीज़ जो उन्होंने काफ़ी सालों से नहीं खाई थी. आई हैव एवर ईटन, कभी भी ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी ब्रेकफास्ट के नाम पे कुछ खाया हो. बस ये था कि जो कुछ भी मिल जाता था वो लोग खा लेते थे. My work pleased the captain so well that he told me if desired I could continue working for a small amount per day. This I was very glad to do. I continued working for this vessels for a number of days. After buying food with the small wages I received, सो उन्होंने बोला कि जो मेरा काम था, माई वर्क प्लीज द कैप्टन सो वेल दैट ही टोल्ड मी इफ़ डिज़ायर्ड आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर स्मॉल अमाउंट पर डे. तो उन्होंने बोला कि अगर, उन्हें मेरा काम बहुत पसंद आया, उन्होंने बोला कि अगर तुम चाहते हो तो तुम रोज़ यहाँ आगे काम कर सकते हो कुछ अमाउंट के लिए, स्मॉल अमाउंट के लिए. दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू. जो मैं करना चाहता था और मतलब मुझे बहुत खुशी मिलती इसे करने के लिए. I continued working on this vessels for a number of days. और काफ़ी टाइम तक मैंने इस पर काम किया. जो इनकी बोट थी, जो इनकी शिप थी, उस पर काम किया. जो वो पिग आयरन आए थे, ऐसा आयरन जो भी प्रॉपरली बना नहीं होता, तैयार नहीं होता, ऐसे आयरन को उतारने और चढ़ाने का काम करते थे ये लोग. आफ्टर बाइंग फूड विद द स्मॉल वेजेस आई रिसीव्ड, देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू ऐड टू द अमाउंट आई मस्ट गेट टू पे माई वे टू हैम्पटन. सो अपना खाना ख़त्म करने, खाना खरीदने के बाद मेरे पास पैसे बहुत कम बचते थे, जो मैं, मतलब ऐसे नहीं हो पाता था इकट्ठा कि मैं हैम्पटन तक जा सकूं उससे. इन ऑर्डर टू इकोनॉमाइज इन एवरी वे पॉसिबल आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द साइड वॉक. व्हेन आई हैड सेव्ड इनफ मनी विद विच टू रीच हैम्पटन, आई थैंक द कैप्टन ऑफ द वेसल्स फॉर हिज काइंडनेस एंड स्टार्टेड अगेन. और जब मुझे मतलब मुझे अपनी इकोनॉमी भी ठीक रखनी थी, पैसे चाहिए थे ताकि मैं खाना पीना और रास्ते का पूरा खर्चा देख सकूं.
तो मैंने क्या किया कि मैंने तब तक काम किया जब तक मेरे पास ये पूरा पैसा अरेंज नहीं हो गया, और तब तक मैं क्या करता था, साइड वॉक पे के नीचे ही सोता था, साइड वॉक के नीचे ही सोता था। और जब मेरे पास ये सारा पैसा इकट्ठा हो गया तब मैंने जो हमारे कैप्टन थे उनको थैंक यू बोला और हैम्पटन के लिए वापस शुरू कर दिया। Without any unusual occurrence, I reached Hampton with a surplus of exactly 50 cent. So किसी कोई अनयूजुअल चीज़ उसके साथ नहीं हुई और वो बहुत आराम से हैम्पटन तक पहुंच गया और उसके पास 50 सेंट भी बच गए, विद विच टू बिगिन माई एजुकेशन, जिसके साथ वो अपनी एजुकेशन शुरू करने वाला था। बट द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3-story brick school building seemed to have rewarded me for that I had undergone in order to reach the place. So जो फर्स्ट साइट थी, पहला जो व्यू था उस स्कूल का, जब मैंने उसे देखा, 3 स्टोरी की ब्रिक स्कूल की जो बिल्डिंग थी, उसकी साइट ने ही मुझे मतलब मेरी जो पूरी जर्नी थी, जो मैंने कैसे कैसे काटी थी, उस सारी चीज़ों का जो रिवॉर्ड होता है वो मुझे उस बिल्डिंग को देख कर ही मिल गई थी। As soon as possible, after reaching the grounds of Hampton Institute, I presented myself before the head teacher of for assignment to a class. जैसे ही मैं हैम्पटन इंस्टीट्यूट पहुंचा, मैंने अपने आप को प्रधान अध्यापक या जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं उनके सामने ऐसे प्रेजेंट किया ताकि वो मुझे किसी क्लास में असाइन कर सकें। Having been so long without proper food, a bath and change of clothes, I did not, of course, make a very favorable impression upon her. And I could see at once that there were doubt in her mind about the wisdom of admitting me as a student. So बहुत लंबे समय तक अच्छा खाना ना मिलने, प्रॉपर खाना ना मिलने, या नहाने की वजह से, या कपड़े जो हैं वो चेंज ना करने की वजह से मेरा जो प्रभाव था उनके ऊपर वो बहुत फेवरेबल नहीं पड़ा। मतलब ऐसा नहीं था कि उनके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा हो कि ये बच्चा जो है वो बहुत अच्छा है या मुझे इसको लेना ही है। सो मैं ये चीज़ देख सकता था तो कि उनके दिमाग में ये डाउट जो है वो चल रहा है कि मेरे को इसको एडमिशन देना चाहिए या नहीं। फॉर सम टाइम she did not refuse to admit me, neither she decided in my favor, and I continued to linger about her and to impress her in all the ways I could with my worthiness. In the meantime, I saw her admitting other students, and that added greatly to my discomfort, for I felt deep down in my heart that I could do as well as they if I could only get a chance to show what was in me. Okay, so यहाँ उन्होंने बोला कि उनके जो प्रिंसिपल थे उनको डाउट था इस बच्चे को लेकर, तो वो क्या था, वो ना उसे मना कर रहे थे कि वो एडमिशन लेने से मना कर रहे हो, ना वो एडमिट कर रहे थे उसे। तो वो काफ़ी देर तक उनके अगल बगल घूमता रहा, उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहा। उसने काफ़ी कोशिश की, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मगर उस टाइम उसने कुछ देखा कि बीच समय में वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एडमिशन भी दे रहे थे। तो ये चीज़ उसके अंदर एक डिस्कम्फर्ट लेकर आती है कि कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि मुझे ये ना ले तो मेरी इतनी मेहनत जो है वो बर्बाद ना हो जाए। वो चाहता था कि वो समझें कि जो बच्चे वो एडमिशन के लिए ले रहे हैं, जो खूबियाँ या जो काबिलियत उनके अंदर है, वो काबिलियत और खूबियाँ इसके अंदर भी हैं, बस उसे एक बार शो करने का टाइम मिले तो वो ज़रूर अपनी काबिलियत शो करके दिखाएगा। सो अब आगे देखते हैं। आफ्टर सम आवर्स हैड पास द हेड टीचर सेड टू मी द एडजॉइनिंग रूम नीड्स क्लीनिंग, take the broom and sweep it. It occurred to me that was the chance for me. I had never received any order with much delight. So कुछ समय बाद जो प्रिंसिपल थी उन्होंने उसे बोला कि जो बगल वाला रूम है उसको सफाई की ज़रूरत है, झाड़ू उठाओ और पोछा उठाओ और लग जाओ काम पर। तो उन्होंने उसको लगा कि ये मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि मैं मतलब बेस्ट चांस है कि मैं उन्हें ये दिखा पाऊँ कि मेरे को ये जो स्कूल है इसमें एडमिशन लेना कितना ज़रूरी है, या मैं भी उन्हीं बच्चों की तरह हूँ। तो कहता है मैंने कभी भी किसी भी ऑर्डर को इतना डिलाइटली या मतलब इतनी खुशी से नहीं एक्सेप्ट किया था जितना इस ऑर्डर को किया। आई स्वेप्ट द रेसिटेशन रूम 3 times. उन्होंने रेसिटेशन रूम को 3 बार जो है वो साफ़ किया। देन आई गॉट अ डस्टिंग क्लोथ, फिर उन्होंने एक डस्टिंग क्लोथ दिया गया। एंड आई डस्टेड इट 4 times, और मैंने 4 बार जो है डस्टिंग की। All the wooden work around the walls, every bench, table and desk, जो भी वुडन वर्क हो रखा था, जो भी बेंच थी, टेबल था, डेस्क था, सबको साफ किया। आई वेंट ओवर 4 times विद माई डस्टिंग क्लोथ, मैंने हर चीज़ पे 4 बार सफाई की। बिसाइड एवरी पीस ऑफ फर्नीचर हैड बीन मूव्ड एंड एवरी क्लोजेट एंड द कॉर्नर इन द रूम हैड बीन थॉरोली क्लीन्ड। हर पीस ऑफ फर्नीचर को हिलाया, क्लोजेट्स को हिलाया,
कोने कोने तक जाके सफाई की. I had the feeling that in the large measure my future depend upon the impression. और मुझे ये लगता था कि शायद आखिरी इसी इम्प्रेशन से मेरा फ्यूचर जो है वो डिपेंड है कि मतलब अगर मैंने बहुत अच्छे से सफाई की तो हो सकता है वो खुशी में मुझे स्कूल में एडमिशन दे दें, इस तरह से. I made upon the teacher in the cleaning of that room. When I was through, I reported to the head teacher. She was a Yankee woman who knew just where to look for dirt. तो जब मैंने ये सारा कुछ कर लिया, क्लीनिंग वगैरह, फिर मैं वहाँ गया और उन्हें रिपोर्ट किया कि मैंने सब सफाई कर ली है, मगर वो बहुत यांकी सी वूमन थी. मतलब उन्हें गलतियाँ ढूंढने में या किसी कमी ढूंढने में मज़ा आता था, या उन्हें पता था कि इस काम को इन्होंने परफेक्ट नहीं किया होगा, तो उनको वो जाके कमियाँ बताती थी. तो वो रूम में आई, उन्होंने पूरा रूम इंस्पेक्ट किया. शी वेंट इनटू द रूम एंड इंस्पेक्ट द फ्लोर एंड ओवर द टेबल एंड बेंचेस. उन्होंने टेबल पर, बेंचेस पे, सब जगह हाथ लगाया ताकि ये देख सके कि डस्ट कहाँ पर है. When she was unable to find one bit of dirt on the floor or a particle of dust on any of the furniture, she quietly remarked, I guess you will do to enter this institution. तब उन्होंने जब देखा कि कहीं फ्लोर पे कोई गंदगी नहीं है, किसी बेंच टेबल पे जब उन्होंने हाथ लगाया तो वहाँ पर से कोई गंदगी उन्हें जब नहीं मिली, तब वो उन्होंने ये रिमार्क किया कि मुझे लगता है कि तुमने ये सब किया है इस इंस्टीट्यूशन में एंटर करने के लिए. आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑन अर्थ. मैं उस टाइम पे बहुत खुश था. द स्वीपिंग ऑफ द रूम वॉज माई कॉलेज एग्जामिनेशन. और वो जो रूम की सफाई थी वो मेरा कॉलेज का एग्जामिनेशन था. आई हैव पास सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन. और उसके बाद से मैंने बहुत सारे एग्जामिनेशन पास किए. बट आई ऑलवेज फेल्ट दैट दिस वॉज द बेस्ट वन दैट आई एवर पास. तो उन्होंने बोला कि ये जो एग्ज़ाम था, इतने एग्ज़ाम पास किए मगर मेरे लिए ये एग्ज़ाम जो था वो सबसे बेस्ट एग्ज़ाम था जो मैंने पास किया, क्योंकि इसके बेसिस पे ही उन्हें एग्ज़ाम मतलब एडमिशन मिला. और उसके बाद से उन्होंने अपने जो स्ट्रगल, जो उन्होंने इतना टाइम अपना रास्ते में आने जाने में, अपनी बॉडी को थका कर भी वो वहाँ तक पहुँचे, यही बहुत बड़ी बात थी. और उसके बाद उन्होंने उस इंस्टीट्यूशन में एडमिट कराने में भी अपने आप को हर तरह की कोशिश की और फाइनली वो कोशिश कामयाब भी हुई. तो ये जो स्टोरी है वो है बुकर टी वॉशिंगटन की. ओके, रिटन बाय बुकर टी वॉशिंगटन. नाउ द वर्ड मीनिंग: constantly going on without any break, ambition, feeling or desire to achieve something, article, belonging or personal items, acquaintance, a familiar person, lodging, a place where a traveler stays, exhaustion, tiredness, elevated, slightly lifted, pig iron, raw iron yet to be processed. Okay. आगे चलते हैं. ब्रेन टेस्टर, आंसर जोन. नंबर 1, darken the correct option in OMR sheet. Number 1, what motivated the narrator to pursue education at Hampton? A dream about the school, overhearing minors talk about the school, a recommendation from a friend, or newspaper advertisement. So overhearing minors talk about the school. Okay, so ये था कि क्या मोटिवेट किया नरेटर को कि वो अपनी एजुकेशन जो है वो हैम्पटन में परस्यू करे, कि उन्होंने सुना था जो माइनर्स थे उनको बात करते हुए अबाउट द स्कूल. ओके, नाउ ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चंस के भी आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे और यहाँ मार्क करेंगे. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स. कलर्ड, रूम, पिग आयरन, कॉलेज एंड बोर्ड. The narrator's journey to Hampton began when he overheard two miners talking about a school for colored people. For colored people. यहाँ पर आपका आंसर आएगा colored. ओके, ऐसे ही आपको सेंटेंस रीड करना है और इसके आंसर्स को फिल करना है. Now C, write T for true and F for false. Number 1, the narrator had heard about the Hampton Institute before overhearing the miners. So narrator had heard about the Hampton Institution before hearing the miners. तो नरेटर ने पहले सुन रखा था हैम्पटन इंस्टीट्यूट के बारे में, जो ओवरहियर किया था उसने माइनर्स का नहीं, वो फर्स्ट टाइम था जब उसने उन लोगों से सुना था. इट्स आंसर इज एफ, फॉल्स. Now read the other statement and find out whether they are true or false. Match the following. Number 1 is Hampton Institute. तो ये किससे मैच होगा? City where the narrator worked to earn money. Person who offered the narrator a job. School the narrator wanted to attend. The narrator's college examination. And where the narrator overheard about the Hampton. So Hampton Institute is the school the narrator want to attend. आगे मेक सेंटेंस. आपको एग्जॉशन, डिटर्मिनेशन, नरेटर, एनकरेज्ड,
अकम्पलिशमेंट पे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर एफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, व्हाट डिड मोटिवेटेड द नरेटर टू परस्यू एजुकेशन एट हैम्पटन। हैम्पटन में एजुकेशन परस्यू करने के बारे में या ये सब चीज़ों के बारे में उसे विचार कैसे आए, जो नरेटर था उसे। So this was the first time that he heard about any school, about any kind of school or college that was more pretentious than the Little Cuddle School in our town. Okay, so as they went on describing the school, it sounds like a great place, and not even heaven presented more attraction for me at the time than did the Hampton Normal and Agriculture Institute in Virginia. सो ये था पूरा आंसर जो आपको इसमें लिखना होगा कि उसको क्या मोटिवेट किया। पहले तो उसको ये मोटिवेट किया कि जो उसके हैम्पटन का जो स्कूल था वो ज़्यादा अच्छा तरीके से लोगों को पढ़ा रहा था, या उसकी जो एक्सप्लेनेशन उस टाइम पे 2 माइनर्स के द्वारा दी जा रही थी वो उसके लिए इतनी ज़्यादा थी कि उसे लगता था कि ये उसके लिए जो स्कूल है वो बेसिकली एक हेवन से कम नहीं है। ओके, इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चंस रीड करना है और उसके आंसर फाइंड आउट करने हैं। नाउ द ग्रामर जोन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। वॉकिंग इन एन आइडल एक्सरसाइज, going for walk is almost as beneficial as joining a gym class, or even better than that in a way. The advantage of walking is that it can be done at any time and any place. It can be adjusted to suit individual needs. People walk for different reasons. Roughly, there are 3 kinds of walkers. Performance walkers, who consider walking an integral part of their daily exercise routine, health. Walkers who walks for health benefits, and casual walkers who walks for recreation. Before you walk, begin some stretching. While you sleep, the muscles of the body contract and go stiff. Loosen up joints and series of heads and shoulders rolls. Once the muscles have been stretched, you are ready to begin. Walking can be done at a comfortable pace. Speed walking is for the very fit who don't suffer from aches or any ailments. Speed walkers can cover a kilometers in less than 6 minutes. Carrying water for hydration is more important. Muscle contains 70% of water. So, water must be replaced as you sweat it out. So, walking is must for deep breathing, for fresh air and oxygen, or shedding your extra weight, and for keeping fit. सो यहाँ पर आपको बेसिकली वॉक के बारे में एक पूरा पैराग्राफ दिया है जिसमें बताया गया है कि वॉकिंग जो है एक आइडल एक्सरसाइज होती है। कोई कभी भी कैसे भी वॉकिंग कर सकता है, इसके लिए आपको किसी जिम क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली किसी भी रास्ते पे वॉक कर सकते हैं। वॉकिंग जो है वो रफली 3 तरह की इसमें बताई गई है कि लोग अलग अलग रीज़न से वॉक करते हैं। कुछ जो होते हैं वो परफॉर्मेंस वॉकर होते हैं जिन्होंने अपनी इंटीग्रल पार्ट बना लिया वॉकिंग को कि वो जब एक्सरसाइज शुरू करनी हो तो उससे पहले उन्हें रूटीन में रोज़ दौड़ना ज़रूरी है। कुछ हेल्थ बेनिफिट के लिए और कुछ कैजुअल वॉकर होता है। कुछ होते हैं जो अपने आप को रिक्रिएशन के लिए वॉक करते हैं। मैं रास्ते पे चलते चलते ब्यूटीज़ को देखना, फ्लावर्स, जो ये पेड़ पौधे पक्षी होते हैं उन सबको देखकर अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए देखते हैं, वॉक करते हैं। बिफोर यू वॉक, इससे पहले कि आप शुरू करें आपको उससे पहले अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। आप जब सोते हैं तो आपकी बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। तो पहले अपने जॉइंट्स वगैरह को लूज़ कीजिए, अपने हेड को घुमाइए, शोल्डर को घुमाइए, और इन सब चीज़ों के बाद से आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी स्ट्रेच हो जाती है और उसके बाद आप रेडी हैं वॉक करने के लिए। वॉकिंग कैन डन बी अ कंफर्टेबल पेस, कहीं भी कंफर्टेबल पेस पे आप वॉक कर सकते हो। स्पीड वॉकिंग में क्या होता है कि जो इसमें आप तभी वॉक कर सकते हो अगर आपको किसी तरह का शरीर में कोई दर्द या कोई बीमारी ना हो। स्पीड वॉकर जो होते हैं वो 1 किलोमीटर जो है वो 6 मिनट में कवर कर लेते हैं। पानी हमेशा अपने साथ रखना है वॉक करते समय, क्योंकि हमारी बॉडी जो है, ये जो हमारे मसल्स हैं वो 70% वाटर से बनी हुई है, और 70% वाटर से बनी हुई है इसलिए जब आपका स्वेट निकलता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो वॉकिंग जो है मस्ट है। अब लंबी लंबी सांसें लें उस दौरान
ताकि फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो आपके अंदर जाए, आपका एक्स्ट्रा वेट जो है वो झड़े और आप फिट रहें। सो ये था पूरा पैराग्राफ। अब इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको यहाँ पर फिल करने हैं। द राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ वॉकिंग, वॉकिंग के 2 एडवांटेजेस लिखने हैं। नाउ नंबर 2 क्वेश्चन इज स्पीड वॉकर्स कैन कवर अ किलोमीटर इन लेस देन डैश मिनट्स, आपको पढ़ाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मसल्स कंटेन 80% वाटर, ट्रू और फॉल्स। एंड नंबर 4 क्वेश्चन है पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज enjoyment, and number 1 or B है which cannot be bent. Okay, so इसके आंसर्स अब आप खुद ढूंढेंगे। नाउ द कॉन्वर्सेशन जोन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। Shruti, Vanshika and Navya are talking among themselves about how important education is and how much struggle is required for those children who are not privileged. We are privileged, हमारे पेरेंट्स हमें सब कुछ करके देते हैं, इसीलिए हम एजुकेशन की अहमियत नहीं समझ पाते। जिन्हें एजुकेशन नहीं मिलती, जो जाके सारा दिन काम करने में लगे रहते हैं और उसके बाद भी उन्हें इतना मौका नहीं मिलता कि वह कभी अपने लिए टाइम निकाल के पढ़ सकें। कभी उनसे एजुकेशन की अहमियत पूछ के देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। श्रुति, एजुकेशन इज सच अ पावरफुल टूल, इट्स द फाउंडेशन ऑफ अ बेटर फ्यूचर। वंशिका, एब्सोल्युटली, it opens up so more opportunity, but it's heartbreaking that many children don't have access to it. So श्रुति ने बोला कि एजुकेशन जो है वो बहुत पावरफुल टूल है, एक बेटर फ्यूचर के लिए ये हमारा फाउंडेशन है। वंशिका ने बोला बिल्कुल, जो आपकी एजुकेशन जो है वो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खोलती है, मगर दुख भरी बात यह है कि कई बच्चों को वो मिलती ही नहीं। Navya, yes, for those who are less privileged, getting an education can be a huge struggle. They face so many barriers like financial difficulties, lack of schools or even societal norms. Navya ने बोला कि हाँ, ऐसे लोग जो प्रिविलेज नहीं हैं, जिन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाती, उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल है। वो बहुत सारे तरह के बैरियर्स को फेस करते हैं, जैसे फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, पैसा ना होना, स्कूल्स ऐसे ना होने जो उन्हें फ्री में एजुकेशन दे सकें, या सोसाइटल नॉर्म्स जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग। श्रुति, ट्रू, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अटेंडिंग स्कूल, दीज किड्स ऑफन हैव टू वर्क टू सपोर्ट देयर फैमिलीज, लीविंग लिटिल टाइम फॉर स्टडीज। श्रुति ने बोला बिल्कुल सही, मगर ये जो बच्चे हैं जो स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे, इनके साथ ये भी दिक्कत है कि ये अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम भी करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें टाइम ही नहीं मिलता कि वो पढ़ाई कर पाएँ। वंशिका, एंड इवन इफ दे गेट टू स्कूल द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज अनदर इशू। सो वंशिका ने बोला कि अगर ये बच्चे मान लो किसी तरह स्कूल पहुंच भी जाएं, तो इनको जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाती है वो एक अलग इशू बन जाता है। कैसे? जैसे आप किसी अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, आपके एजुकेशन लेवल, आपका एजुकेशन जो आपको टीचर पढ़ाएगी उसका तरीका, आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, प्रिंट आउट्स दिए जाएंगे, तो उसका तरीका, वो सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट होता है, बजाय एक ऐसे स्कूल के जो पैसे कम लेता है, जहाँ पर चीज़ें अच्छी नहीं मिलती, या ऐसे स्कूल जहाँ पर फ्री में एजुकेशन दी जाती है, वहाँ टीचर्स जाते ही नहीं है, क्लास में बैठते ही नहीं है, या पढ़ाते ही नहीं है, या एजुकेशन उस तरह की नहीं दे पाते जितने दे सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं उन बच्चों के साथ। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले तो जगह जो होती है वो बहुत ख़राब होती है। लैक ऑफ लर्न टीचर्स जो होते हैं बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, क्योंकि पढ़े लिखे टीचर्स को अच्छे स्कूल्स मिल जाते हैं, उन्हें अच्छी सैलरी मिलती है, वो क्यों ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना। एंड इनसफिशिएंट लर्निंग मटेरियल, और उसके बाद सफिशिएंट लर्निंग मटेरियल भी नहीं होते, मतलब बुक्स, कैन मेक इट रियली हार्ड टू गेट अ डिसेंट एजुकेशन, इस वजह से उन्हें एक डिसेंट एजुकेशन नहीं मिल पाती। नव्या, but despite all these challenges, many of them think that education is their ticket to a better life. तो नव्या कहती है बट इसके अलावा, इन challenges के अलावा, many of them think that education is their ticket to a better life. उनमें से कई ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि एजुकेशन जो है वो उनके भविष्य को अच्छा बना सकती है। श्रुति, it's inspiring to see their dedication. Education empower them, help them break the cycle of poverty and gives them a voice. श्रुति कहती है कि जो ये चीज़ उनकी जो है वो बहुत एजुकेशन जो है एजुकेशन पाने की जो उनकी ये डेडिकेशन है वो बहुत इंस्पायर करती है। एजुकेशन जो है वो एम्पावर करता है किसी को भी कि वो अपनी जो ये दुख भरी ज़िंदगी है, गरीबी वाली ज़िंदगी है, उसको छोड़कर, उसको तोड़कर आगे बढ़े, अपने लिए आवाज़ उठाए,
वंशिका, वी नीड टू डू मोर टू सपोर्ट दीज चिल्ड्रन। वंशिका ने बोला हमें ऐसे बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। इंश्योरिंग एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल शुड बी आवर प्रायोरिटी। इन सब के लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। नव्या, डेफिनेटली एवरीवन डिजर्व द चांस टू लर्न एंड ग्रो। सबको ये चांस होता है, सबके पास ये चांस होना चाहिए कि वो अच्छा पढ़े और बढ़े। एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अ राइट बट अ नेसेसिटी फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। सो जो एजुकेशन है वो जस्ट एक राइट नहीं है, मतलब सिर्फ एक हमारा अधिकार ही नहीं है, वो हमारी ज़रूरत है, हमारे ब्राइट फ्यूचर के लिए, हमारे अच्छे भविष्य के लिए वो हमारी ज़रूरत है। तो व्हाट बैरियर डू लेस प्रिविलेज चिल्ड्रन फेस इन असेसिंग एजुकेशन, इसका आंसर आप लिखेंगे। नंबर 2 है हाउ कैन एजुकेशन हेल्प चिल्ड्रन ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। एंड नंबर 3 है व्हाट स्टेप कैन बी टेकन टू सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ लेस प्रिविलेज चिल्ड्रन। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको इस पूरी कॉन्वर्सेशन में मिल जाएंगे, उन्हें वहाँ से फाइंड आउट कीजिए और लिखिए। Activity zone. Your exams are approaching and you have already started your preparation. One of your friends want to take you to his village for 5 days. As you are least interested, you explain him the consequences of visiting the village at the crucial time of exam. Right explanation. आपका दोस्त आपको अपने साथ अपने गांव ले जाना चाह रहा है, आपके कुछ समय में एग्ज़ाम आने वाले हैं और आपने उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी है। तो अब आपको उसको ये बताना है कि अगर आप उसके साथ गांव जाएंगे तो उससे आपके एग्ज़ाम्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा या किस तरह का इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको उसको एक्सप्लेन करनी है। ओके, नाउ द प्ले जोन क्रिएट अ रोल प्लेइंग एक्टिविटी वेयर स्टूडेंट एक्ट आउट डिफरेंट सिनेरियोज फ्रॉम द नरेटर्स जर्नी एम्फेसाइजिंग टीम वर्क एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको रोल प्ले एक्टिविटी शुरू करनी है क्लास में, ठीक है। डिफरेंट सिनेरियो देना है नरेटर्स जर्नी के बारे, नरेटर की जो जर्नी थी उसके बारे में, और टीम वर्क करना है बेसिकली इसमें, ताकि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर। यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ आपने पढ़ा कि कैसे एक बच्चा जो है उसने अपनी एजुकेशन के लिए इतना लंबा स्ट्रगल किया, इतना लंबा डिस्टेंस जो है वो कवर किया और फाइनली वो उससे रीच कर पाया। सो आपको भी इस चैप्टर को एक बार फिर से रीड करना होगा ताकि आप इसके और कॉन्सिक्वेंसेस को अच्छी तरीके से समझ पाएँ और इसकी पेंडिंग एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करना होगा।